बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। ऑलमोस्ट सेकंड चैप्टर है शायद, या इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है कुछ आपके बी कॉम में। तो व्हाट इज़ नेशनल इनकम? National income is defined as the money value of all the final goods and services produced in an economy during an accounting period of time, generally 1 year. तो जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, यानी आप इसमें रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेते, बल्कि फ़ाइनल जब चीज़ जो है गुड्स या सर्विसेज, गुड्स जो हैं जैसे कि आपको पता है कि दैट इज़ विजिबल, जो है कोई भी चीज़ है तो उसको हम गुड्स कहते हैं, और जो इनविजिबल है और वो भी प्रोडक्शन का हिस्सा है तो उसको हम सर्विसेज कहते हैं। सर्विसेज में आपको पता है जनरली जो डॉक्टर हैं, जो टीचर्स हैं, नर्सेज हैं, आर्मी है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। और गुड्स जो हैं, जैसे कोई भी आदमी जो किताबें बनाता है, फर्नीचर बनाता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसमें हम जो हैं उनको हम गुड्स कहते हैं। और गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं प्रोड्यूस जो होती हैं उनकी हम मनी वैल्यू लेते हैं। मनी वैल्यू इसलिए लेते हैं, मार्केट वैल्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि चीज़ों को हम डिफरेंट चीज़ों को जमा नहीं कर सकते। मसलन जो है 2 किताबें और 4 मेज़ को आप कैसे जमा कर सकते हैं आपस में, तो इसलिए हम मार्केट वैल्यू लेते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि एक साल में प्रोड्यूस होती है। अच्छा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट इसके हैं, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसी तरह से पर कैपिटा इनकम है। अच्छा, कुछ डेफिनेशन हैं डिफरेंट, आप इसमें से जो आपको आसान लगती है आप कर लें। जैसे मार्शल की डेफिनेशन है, द लेबर एंड कैपिटल ऑफ अ कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज प्रोड्यूस एनुअली अ सर्टेन नेट एग्रीगेट ऑफ कंडीशन मटेरियल्स एंड इमटेरियल इंक्लूडिंग सर्विसेज ऑफ ऑल काइंड्स। ज़ाहिर है वो इमटेरियल होंगी सर्विसेज, और जो मटेरियल चीज़ें हैं वो गुड्स में आ जाएंगी। उसके बाद जो है अब हिक्स की डेफिनेशन देख लें कि नेशनल इनकम इज़ अ कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस reduced to a common basis of being measured in terms of money. उसके बाद एक और डेफिनेशन है कि the total market value of all the final goods and services produced in an economy in a given period of time. Thus, it measures the monetary value of the flow of output of final goods and services produced in an economy over a period of time. तो ये वाली डेफिनेशन बहुत आसान है, बिल्कुल मिलती जुलती जो है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। अच्छा, व्हाट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हैं, जाहिर है इसमें जहन में ये आना चाहिए कि डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो कोई भी फर्म कर रही है, चाहे वो कोई फॉरेन फर्म है या कोई नेशनल फर्म है जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रही है इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, उसको हम कहते हैं जनाब ये वाला जो है ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज करंटली प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। यानी डोमेस्टिक जो बॉर्डर है आपका, जो आपका नेशनल बॉर्डर है, उसके अंदर अंदर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप कहते हैं कि दिस इज़ GDP। यानी इसमें फॉरेन इनकम जो है उसको हम इंक्लूड नहीं करते। फर्स्ट इट मेयर्स, लेट के हम इसको थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट लेने के लिए कि व्हाट इज़ दिस, एक तो मैं डोमेस्टिक का लफ्ज़ ही जो है हमें क्लियर कर देता है कि व्हाट इज़ जो है डोमेस्टिक GDP। और फर्स्ट इट मेयर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ एनुअल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली प्रोड्यूस। दिस इम्प्लाइज GDP इज़ अ मॉनेटरी मेयर। तो सबसे पहली बात यह है कि चूँकि इसमें हम मॉनेटरी वैल्यू लेते हैं या मार्केट वैल्यू लेते हैं, तो दिस इज़ मॉनेटरी मेयर। सेकेंडली है फॉर कैलकुलेटिंग GDP एक्यूरेटली ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी in a given year must be counted only once so as to avoid double counting। तो ये नहीं है कि जब वो कॉटन है
तो आप कपास को भी आप इंक्लूड कर लें, उसके बाद जब धागा बने उसको भी आप इंक्लूड करें प्रोडक्शन में, फिर वो कपड़ा बनता है उसको भी, फिर वो शर्ट बनती है तो उसको भी आप इंक्लूड करें। तो ऐसे नहीं कर सकते। इसके दो हल हैं कि या तो आप फाइनल वैल्यू उसकी लें, फाइनल गुड्स की वैल्यू लें, या वैल्यू एडिशन जो होती है हर स्टेज के ऊपर जो है जो उसकी वैल्यू में, मार्केट वैल्यू में जो इजाफा होता जाता है आप वो लेते जाएं। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। थर्डली जो है जीडीपी इंक्लूड्स ओनली करंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ईयर, मार्केट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग गुड्स, यानी जो पहले से चीज़ें बनी हुई हैं उनको अगर कोई लेट के आपने पहले 2-4 साल पहले गाड़ी खरीदी है, इस साल आपने उसको बेचा है, तो उसको आप जीडीपी में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि दीज जीडीपी इज ऑल अबाउट द न्यू फाइनल गुड्स प्रोड्यूस इन अ ईयर। उसी इकोनॉमिक ईयर में जो आपका जो है चीज़ प्रोड्यूस होती है हम उसको लेते हैं, ना कि जो है हम जो पुरानी चीज़ों की ट्रांजैक्शन उसको हम नहीं लेंगे। लास्टली जीडीपी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय नेशनल्स और नॉन नेशनल्स, यानी फॉरेन जो हमारे मुल्क में रहते हैं वो जो काम कर रहे हैं और जो हमारे अपने लोग हैं इस बाउंड्री के अंदर, जो पाकिस्तान की बाउंड्री है लेट उसके अंदर जो रह के वो काम कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी आपने मार्केट वैल्यू लेनी है। उसमें वो नेशनलिस्ट भी हो सकते हैं और नॉन नेशनलिस्ट भी हो सकते हैं। उसके बाद जब आप जीएनपी की बात करते हैं तो व्हाट इज जीएनपी? जीएनपी is a total market value of all final goods and services produced in a year. GNP includes net factor income from abroad, whereas GDP does not. This is the difference between GDP and GNP. कि GNP में जो है फॉरेन इनकम आप इंक्लूड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम आप इंक्लूड करते हैं फ्रॉम अब्रोड, और जीडीपी में ज़ाहिर है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। इसमें देखें नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो आपके नेशनल लिस्ट जो हैं चाहे आपके मुल्क में हैं या बाहर हैं, ये सिर्फ नेशनल लिस्ट की प्रोडक्शन होगी। नेशनल लिस्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू आप लेंगे, और हमारे यहाँ जो फॉरेनर काम कर रहे हैं उनकी इनकम माइनस कर देंगे हम, चूँकि हम यहाँ पे ले रहे हैं जीएनपी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव लेट बाय इंडियन नेशनलिस्ट फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पे टू फॉरेन नेशनलिस्ट वर्किंग इन इंडिया। तो अगर जो है लेट के इंडिया में अगर जो लोग फार्नर काम करते हैं उनकी आपने प्रोडक्शन को माइनस करना है, मार्केट वैल्यू जो भी उन्होंने प्रोड्यूस की, और जब बाहर से आपकी फैक्टर इनकम आती है उसको हमने प्लस कर जब सम करेंगे उसके अंदर जीडीपी के अंदर, तो उसको हम क्या देते हैं जनाब, ये वाला जो है जीएनपी बन गया। व्हाट इज नेट national product or market price at market price? NNP is the market value of all final goods and services after providing for depreciation. अब depreciation जो है that is when change for depreciation are deduced from the GNP we get NNP। यानी अब depreciation ये है कि is the consumption of fixed capital or fall in the value of fixed capital due to wear and tear। wear and tear की वजह से जो भी उसकी मार्केट वैल्यू गिरती है, जैसे आप एक मोबाइल लेते हैं तो उसको आप ओपन करते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है, जितने में आप लिया था उसकी प्राइस उससे गिर गई। ऐसी गाड़ी है, हर साल गाड़ी की कीमत कम होती है, दैट इज डेप्रिसिएशन। उसकी जो फिक्स एसेट आपका है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, मार्केट वैल्यू, तो उसको आप डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जीएनपी में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो उसमें आप एनएनपी आपको हासिल होगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम। तो व्हाट इज दिस? इसमें यह है एनएनपी, फार्मूला इसका देखें, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो इससे आप नेशनल इनकम का फार्मूला आपके पास आ गया कि जनाब अगर आप जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो माइनस करते हैं और सब्सिडीज जो है उसमें आप प्लस कर देते हैं, तो आपको जो है ये वाला जो है वो नेशनल इनकम की जो है मिलेगा। उसके बाद आप पर्सनल इनकम से मुराद यहाँ पे किसी एक बंदे की पर्सनल इनकम नहीं है, बल्कि जो है जैसे ऊपर हम नेशनल इनकम तक पहुँचे हैं तो पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट्स। अब ट्रांसफ़र पेमेंट्स वो चीज़ें हैं जो कि बगैर काम के आपको मिलती हैं, जैसे पेंशन है, जैसे गिफ्ट्स हैं, जैसे वो वाले पैसे जो आपकी रिवार्ड नहीं होता किसी भी जो है लेबर का, वो गवर्नमेंट आपको पे करती, स्कॉलरशिप हो सकता है, पेंशन है, जैसे बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो पैसे मिलते हैं दैट इज़ ट्रांसफ़र पेमेंट्स। इसी तरह से जो ये प्राइवेट भी हो सकती हैं, जैसे कोई आपको गिफ्ट करता है दैट इज़ ट्रांसफ़र पेमेंट्स।
जैसे खैरात है, ज़कात है, तो इसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ज़ाहिर है ये आपकी इनकम का हिस्सा नहीं होता, ये आपने कंट्रीब्यूट करना होता है। उसके बाद कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस ज़ाहिर है वो भी आपकी इनकम में से निकल जाता है। और जो कॉर्पोरेट जो हैं प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए बल्कि वो रख लिए जाते हैं ताकि फ्यूचर में को अनएक्सपेक्टेड या आप एक्सपेंशन चाहते हैं कंपनी की प्रोडक्शन की, तो आप जो हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, तो उसको आप कहते हैं जनाब ये भी माइनस होगा। पेमेंट, ट्रांसफ़र पेमेंट चूँकि आपके पास आपकी इनकम का हिस्सा बन जाती है, इसलिए आप उसको ऐड कर देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो है वो पर्सनल इनकम। उसके बाद आ गया डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। जब आपके पास पैसा आ गया उसमें से आप जो हैं पर्सनल टैक्स दे देते हैं। जब आप पर्सनल टैक्स दे देते हैं तो पीछे आपके पास जो इनकम बचती है उसमें से आप कुछ खर्च कर सकते हैं, कुछ आप उसमें से बचत कर सकते हैं। तो जो डिस्पोजेबल इनकम है, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स, और उसके बाद जो आपके पास इनकम बचती है दैट इज़ डिस्पोजेबल इनकम, जो कि आप घरों में लेके जाते हैं, उसमें से कुछ आप खर्च करते हैं, कुछ आप सेव कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका आता है प्रोडक्शन मेथड है। उसके बाद यानी तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पता होना चाहिए कितने हैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, उन सब के आप प्रोडक्शन को जमा करेंगे तो दैट इज वुड बी द प्रोडक्शन नेशनल इनकम विद प्रोडक्शन मेथड। अगर आप चारों फैक्टर्स की आप जो इनकम जमा कर लेते हैं तो दैट इज वुड बी नेशनल इनकम विद इनकम मेथड। और अगर उनका एक्सपेंडिचर जमा करते हैं जो कि चारों फैक्टर्स करते हैं तो उसको आप कहेंगे जनाब ये वाला जो है दिस इज नेशनल इनकम विद एक्सपेंडिचर मेथड। अच्छा, इसको आपने देखना है एक्सपेंडिचर मेथड। लेट हम एक्सपेंडिचर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या आएगा। ज़ाहिर इसमें आप जो है जब इक्वेशन की बात करते हैं तो सी जो है दिस इज़ कंजप्शन, और आई इन्वेस्टमेंट है, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, और एक्स माइनस एम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज गुड बाय इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड डिनोटेड बाय सी, दिस इज कॉल्ड पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय सी। Expenditure by private businesses enterprises on capital goods and on making additions to inventories or stocks in a year, this is called gross domestic product। इसी तरह से गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है, और आप एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स जो हैं वो लेते हैं तो ये वाला आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी आ जाता है। डिफ़िकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब इसमें डिफ़िकल्टी क्या है कि जो हैं कुछ जो इसमें नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती हैं वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती नहीं है। लेट के अगर आप जो हैं जो है वो आप किसी के साथ वैसे ही अपनी फार्म की प्रोडक्शन जो है वो जो है रख लेते हैं, घर पे रख लेते हैं, या जो है किसी के साथ बार्टर जो हैं वो कर लेते हैं ट्रांजैक्शन, और उसका ज़ाहिर मार्केट में आउटपुट नहीं आएगी, तो उस वजह से उसकी मार्केट वैल्यू का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद जो है आप ये कह सकते हैं कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो डिफेक्ट्स होते हैं, जिससे जो है वो डाटा जो है उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती सही। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो है वो मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट, दैट दिस इज़ द प्रॉब्लम। उसके बाद अदर जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि लोग जो हैं उसको सही रिपोर्ट अगर नहीं करते इनकम को, तो ज़ाहिर आप जो है सही इनकम का जो है वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। जो इनकम है इन टू सेक्टर इनकम, ये भी हमने टॉपिक देखा था कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, तो टू सेक्टर्स मुराद ये है कि जब जो है नेशनल इनकम जो है वो दो सेक्टर पे मुश्तमिल है, जैसे हम कहते हैं कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट है। थ्री सेक्टर जब आता है तो उसमें फिर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है, उसमें y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी।
तो जो है टू सेक्टर जो इकोनॉमी है उसमें फर्म्स होते हैं और हाउस होल्ड्स होते हैं। अब देखें यहाँ पे डायग्राम में ज़रा देखें तो आपको ये सर्कुलर फ्लो नज़र आ रहा है। इसमें देखें इसमें जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि गुड्स एंड सर्विसेज अगर एक तरफ मूव करती हैं, एरोस का एक तरफ है, तो उसका जो रिवार्ड होगा उसका जाहिर है वो दूसरी तरफ उसका एरो होगा। यानी अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज आपको बिजनेसेस फर्म से मिलती हैं तो जाहिर है हाउस होल्ड से जो पेमेंट उसकी करनी है वो आपको उधर उसका एरो बनाएंगे आप बिजनेस फर्म की तरफ। फिर सुन लें, बिजनेस से चीज़ें मिलती हैं आपको, लेट के ये नीचे वाला देखें, ये वाली लाइन जो है ये बिजनेस फर्म जो है ये आपको क्या प्रोड्यूस कर देती हैं, ये है रो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये देखें फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ये आपका फ्लो जो है वो जा रहा है जनाब हाउस होल्ड की तरफ। तो दिस इज एरो की डायरेक्शन जो है वो हाउस होल्ड की तरफ है। या आप ये नहीं कर सकते, आप उलट करते हैं अगर कि आपकी जो डायरेक्शन है वो हाउस होल्ड से आप एरो उधर लगाते हैं बिजनेस की तरफ, तो इसका मतलब ये है कि घरों से जो चीज़ें बैपान के तो वो फैक्ट्री में जाती है, कारखानों में जाती है। तो बिजनेसेस फर्म से हाउस होल्ड की तरफ एरो लगाने का मतलब ये है कि आप जो हैं चीज़ें जो हैं वसूल करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज आप लेते हैं, परचेज करते हैं बिजनेसेस फर्म से। अच्छा, अब इसका मुआवजा जो है आप देंगे उसको, दैट इज़ कि आप जो है उसकी जो प्राइस है आप जो है वो देंगे फर्म्स यानी मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल कि मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो आप जो सर्विसेज ली हैं उसकी आप मार्केट वैल्यू उनको पेमेंट उनकी देते हैं, तो उसका एरो जो है आप लगा रहे हैं इधर। फिर देख लें गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जा रहा है हाउस होल्ड की तरफ, और हाउस होल्ड उसी गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू उनको दे रहे हैं बिजनेसेस फर्म्स को। तो इसका एरो जाहिर अब उनको देते हैं, पैसे उनको देते हैं, उनसे चीज़ें लेते हैं। तो चीज़ों की देखें फ्लो वो हाउस होल्ड की तरफ है, और हाउस होल्ड से जो मुआवजा है उन चीज़ों की कीमत है वो जो है आप देंगे उनको बिजनेस फर्म को। और दूसरा जो सर्कल बना रही लाइन वो ये है कि हाउस होल्ड जो हैं बिजनेस फर्म जो हैं वो क्या करते हैं, वो जो हैं जाहिर है वो वेजेस या इंटरेस्ट या प्रॉफिट्स ये जो हैं जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिवार्ड है, यानी हाउस होल्ड उनको देते हैं रिवार्ड, हाउस होल्ड जो है उनको देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड देंगे उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसका एरो आप लगाएंगे बिजनेस फर्म्स की तरफ कि उनको ये दे रहे हैं सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद उसका जो मुआवजा है वो जाहिर है वो हाउस होल्ड वसूल करेंगे, क्योंकि दे आर जो है प्रोवाइडिंग सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो एरो देखें, अब इसको गौर से देखें ज़रा। तो बिजनेस फर्म जो हैं आप उनका ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उधर से जो है फ्लो जाता है लेबर का, लैंड का, ये आप कह सकते हैं ऊपर से लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइजेज, ये फ्लो जाता है इसकी तरफ। अब नीचे वाली जो लाइन उसने लगाई हुई है ये उसकी मार्केट प्राइस है। हाउस होल्ड जो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर उनको देते हैं, यानी जो चीज़ें ली थी उसकी सर्विस पैसे देते हैं। और बिजनेस फर्म में जो उनकी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज ली थी उसका वो मुआवजा देते हैं, जो कि वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की, यानी फैक्टर पेमेंट आप कह लें। तो फैक्टर पेमेंट देखें उसका जो एरो है वो जा रहा है हाउस होल्ड के तरफ। दिस इज ऑल अबाउट। तो हम कहते हैं कि व्हेन नेशनल इनकम देखें व्हेन नेशनल इनकम इज मूविंग फ्रॉम हाउस होल्ड टू बिजनेस फर्म्स एंड फ्रॉम बिजनेस फर्म्स टू हाउस होल्ड, यानी नेशनल इनकम या ज़ाहिर है आपने एक्सपेंडिचर मेथड से पढ़ा हुआ है कि नेशनल इनकम विद एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम विद प्रोडक्शन मेथड, नेशनल इनकम विद फैक्टर जो है इनकम मेथड। तो ये नेशनल इनकम ही है जो बिजनेस फर्म से हाउस होल्ड और हाउस होल्ड से बिजनेस की तरफ जा रही है, तो इसको हम कहेंगे दैट इज नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम इज मूविंग इन अ सर्कल, सो इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट है कि नेशनल इनकम
कंजप्शन जो है कर्व क्या होता है या इनकम इफेक्ट क्या है। तो इनकम इफेक्ट देखें, हमने पढ़ा हुआ है कि जो है वो बजट लाइन जो है वो शिफ्ट तब करती है जब हमारी इनकम चेंज होती है। अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हमारा बजट आगे चला जाता है, हमारी बजट लाइन आगे शिफ्ट हो जाती है। अब हम पहले से ज़्यादा चीज़ों की मिकदारें खरीद सकते हैं। जैसे देखें जैसे आप देखें दिस इज L1 और P1 और L2 P2। देखें अब P1 L1 से जो है ना आपकी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट कर गई है L2 और P2 के ऊपर। ये शिफ्ट क्यों की आप इसको पहले बताएंगे। लेट हमारा इनकम लेवल 100 है, फिर जब इनकम लेवल हमारा 200 हुआ तो बजट लाइन अब राइट को शिफ्ट करेगी। फिर उसके बाद बजट लाइन जो है अगर और इनकम लेट 300 हो जाती है तो और आगे शिफ्ट कर जाती है, और 400 हो जाती है तो ये और आगे राइट को शिफ्ट करती है। जब जब ये राइट को शिफ्ट करेगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है ज़ाहिर है वो भी IC1। आपको पता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है उसके लिए है कि जहाँ पे इनडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का स्लोप बराबर है, दैट इज़ इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये Q1 उसने बनाया वो इक्विलिब्रियम पॉइंट, और उसके बाद Q2 इक्विलिब्रियम पॉइंट 2 है, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऊपर शिफ्ट हो जाता है। कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम उसकी या उसका इक्विलिब्रियम जो है वो ऊपर शिफ्ट होगा क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है। अब वो पहले से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है। देखें ये वाला चीज़ जो है ना, ये वाला उसकी डिमांड को शो कर रहा है IC2, उसकी प्रेफरेंस को शो कर रहा है IC2। उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, ज़ाहिर है चीज़ों की वो ले लेगा, यानी ज़्यादा डिमांड करेगा। तो इसमें वैसे चीज़ों की प्रेफरेंस की बात नहीं की जा रही, इसका मतलब यह है कि वो ज़्यादा चीज़ों की तरफ माइल हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जब उसकी इनकम बढ़ती है तो वो और आगे शिफ्ट होता है, उसका इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट होता है। तो ये देखें पहले वो M1 और N1 चीज़ें ले रहा था, जब वो आगे शिफ्ट हुआ तो M2 और N2 लेगा, और आगे शिफ्ट होगा तो M3 और N3, और 4 पे जाके वो M4 और N4। इसका क्या मतलब क्या बन रहा है? इसका मतलब ये है कि इनकम फैक्ट ये है कि जब जब कंज्यूमर की इनकम में इजाफा होता है तो उसकी जो है चीज़ों की जो डिमांड है, यानी इफेक्ट उसका क्या हुआ। इनकम बढ़ी है तो उसका इफेक्ट क्या आया? उसका इफेक्ट यह आया है कि गुड्स जो X भी उसकी भी डिमांड बढ़ गई और गुड्स Y जो है उसकी भी डिमांड बढ़ गई। दिस इज इफेक्ट। फिर सुन लें कि अगर इनकम जो है कंज्यूमर की बढ़ती है तो उससे उसका इक्विलिब्रियम जो है वो ऊपर शिफ्ट होगा, क्योंकि बजट लाइन ऊपर शिफ्ट हो रही है। उसका ICU वो अगले IC पे शिफ्ट कर सकता है, उसका यूटिलिटी लेवल सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ सकता है। तो उसका क्या होगा कि उसकी जो दोनों एक्स एक्सिस पे जो चीज़ होगी और वाई एक्सिस की चीज़ होगी उसकी उसकी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। तो इफ़ेक्ट ये हुआ कि एक्स भी बढ़ेगा और वाई भी बढ़ेगा। इनकम इंक्रीज करने से एक्स भी बढ़ेगी डिमांड उसकी, और वाई भी बढ़ेगी। अब ये कैसे बढ़ी है ये अपने इसमें लिखना है बात किसके अंदर के जनाब जो है बजट लाइन आगे शिफ्ट होती है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी ऊपर शिफ्ट होता है, क्योंकि एक नए IC पे वो शिफ्ट हो जाता है तो इससे वो एक्स की डिमांड भी ज़्यादा करता है और वाई की डिमांड भी ज़्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद जो है लेट के ये देखें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा लास्ट पॉइंट जो रह गया है वो ये है कि जितने भी इक्विलिब्रियम पॉइंट हैं, जैसे दिस इज़ Q1 Q2 Q3 Q4, तो इनको आपने मिलाना है तो एक आपके पास जो है पॉजिटिवली स्लोप्ड एक लाइन हासिल होएगी आपके पास। पॉजिटिवली स्लोप ये सीधी लाइन आप लगा सकते हैं ओरिजिन से, और इसमें ये क्या बता रही है, बताएगी कि जनाब जो जो आपकी इनकम बढ़ रही है, आपका जो कंजम्पशन लेवल है वो ऊपर जा रहा है। तो दिस इज इनकम कंजम्पशन का, ये बताता है कि इनकम बढ़ने से आपकी कंजम्पशन के क्या इफेक्ट आता है। तो इनकम बढ़ने से यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो चूंकि बढ़ रही है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है, और इनकम कम होने से अगर आप इसका Q4 से Q3 पे जाएंगे, Q3 से Q2 पे जाएंगे और उसके बाद Q1 पे चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ों की डिमांड कम हो रही है। यानी दोनों तरफा रिलेशनशिप ज़ाहिर है, अगर इनकम इंक्रीज करती है तो डिमांड ऑफ गुड्स एंड गुड्स ऑफ X एंड Y वो इंक्रीज करती है, एंड वाइस वर्सा भी है कि जनाब अगर इनकम कम होगी तो जो है इनकम कम होगी तो उससे ये होगा कि
जो डिमांड है एक्स और वाई की वो भी कम हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है अगर ये तो दोनों चीज़ें नॉर्मल थी, गुड एक्स भी नॉर्मल है, गुड वाई भी नॉर्मल है, लेट के एक चीज़ सुपीरियर है एक इन्फीरियर है, तो उससे क्या होगा, देखें यहाँ पे अब गुड एक्स जो है यहाँ पे ये वाले जो हैं ये नॉर्मल है, ये इन्फीरियर है, और गुड वाई जो है ये नॉर्मल है। तो आप देखें इनकम कंजम्पशन कर्व जो है जब आप यहाँ पे हैं Q1 के ऊपर, यानी आपकी बजट लाइन जो है L1 P1 है, और जब आप बजट लाइन आपकी इनकम बढ़ती है, आप पहले से ज़्यादा आपकी इनकम हो गई है, आप अमीर हो गए हैं, तो जाहिर है आप घटिया चीज़ों से दूर जाते हैं, घटिया चीज़ों की जो कंजप्शन है वो पहले से कम होती है। तो जब आप Q1 पे हैं देखें X, और Q2 पे जो X है वो कम होना चाहिए, यानी आप पहले से कम डिमांड करेंगे उस घटिया चीज़ को। जब आप और आपकी इनकम लेवल बढ़ता है, आपका IC ऊपर जाता है, तो आप पहले से ज़्यादा Y खरीदेंगे और X को और कम कर देंगे। इस तरह से पहले से ज़्यादा आप इनकम बढ़ने से Y को ख़रीदेंगे और X को और कम करेंगे, और इसके बाद और कम करेंगे। जब आप अमीर होते जाएंगे, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, तो जो जिन चीज़ों को आप घटिया समझते हैं उनको आप कम परचेज़ करेंगे, उनको कम यूज़ करेंगे, और उस चीज़ की तरफ जाएंगे जो नॉर्मल होएगी। तो अब देखें ये जो पहले पॉजिटिव स्लोप था, अब इसका जो रुझान जो है, इसका झुकाव जो है वो वाई चीज़ की तरफ है। तो सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट को मिलाएंगे तो आपको जो है एक ICC जो है वो अब आपको मिलेगा, और ये ICC शो करता है कि जब इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर जो है वो घटिया चीज़ को छोड़ के नॉर्मल चीज़ की तरफ जो है बढ़ा उसका रुझान होता है, उधर चला जाता है। अब यहाँ पे देखें ये वाले जो ICC है ये शो कर रहा है कि जो कंज्यूमर का जो है वो जो उसकी प्रेफरेंस है वो एक्स के लिए शो हो रही है, वो एक्स की तरफ जा रहा है, और वाई चीज़ जहाँ पे घटिया होएगी, इन्फीरियर होएगी, उससे उसको वो कम कर रहा है, कम से कम यूटिलाइज कर रहा है जो जो उसकी इनकम लेवल बढ़ती है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे उसने बनाया हुआ कि एक्स जब इन्फीरियर होगा और वाई नॉर्मल होगा तो उसका जो है लेट के वो वाई एक्स की तरफ जिसका झुकाव होगा हो जाएगा, और जब जो है वाई घटिया होएगी और एक्स नॉर्मल होएगी तो उसका जो है जो प्रेफरेंस है वो एक्स के लिए शो होगी। अच्छा, अब आते हैं इस लेक्चर की लास्ट जो है कुछ दिस इज़ प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या होता है कि इनकम फैक्ट का हमें पता चल गया कि इनकम बढ़ने से जो डिमांड है वो इनकम बढ़ने से वो नॉर्मल चीज़ों की डिमांड बढ़ती है, और अगर जो है इनकम हमने देखा है कि इनकम बढ़ने से तो डिमांड चीज़ों के जो है ना वो बढ़ जाती है, और इनकम कम है तो डिमांड जो है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर चीज़ की घटिया चीज़ है तो उसकी डिमांड में कमी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये वाली जो डायग्राम है ये बता दीजिए क्या दिखा रही है। दिस इज़ अ बजट लाइन जिस पे पॉइंट है HJKL। अब अगर प्राइस जो है वो बेसबॉल बैट्स, अगर बेसबॉल बैट्स की प्राइस जो है वो कम हो जाती है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि बजट लाइन जो है वो रोटेट कर रही है, यानी एक्स एक्सिस पे आगे मूव कर रही है, और वाई एक्सिस वही है क्योंकि कैमरास की जो प्राइस है वो चेंज नहीं हुई, तो उसमें उसका जो इंटरसेप्ट वाई है वो चेंज नहीं हुआ। आप देखें यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट जो है यहाँ पे ये चेंज हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है अच्छा ये देखें इसका मतलब ये है कि जब
प्राइस और ज़्यादा गिरेगी तो आप जो हैं वो M2 के ऊपर इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ पे आप इंडिफरेंस कर्व बना सकते हैं, यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप बना सकते हैं कि M3 के ऊपर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। और उसके बाद अगर प्राइस लाइन और आगे जो है रोटेट करती है तो आप M2 के ऊपर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और आगे और रोटेट करने की वजह से यानी प्राइस ऑफ जो है एक्स एक्सिस एक्स गुड्स जो है जो एक्स एक्सिस पे चीज़ है उसकी अगर प्राइस कम होती है तो उससे जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो आगे शिफ्ट हो रहा है ऊपर वाली जो है वो बजट लाइन के ऊपर। इसका मतलब ये है कि जो एक्स एक्सिस पे चीज़ है उसकी डिमांड में इजाफा हो रहा है। फिर देखें, जब प्राइस कम हो रही है, पहली बात कि जब प्राइस एक्स की कम हो रही है तो बजट लाइन आगे जा रही है और एक्स की डिमांड में इजाफा हो रहा है। यानी एक्स चीज़ की जो प्राइस है वो कम होने से उसकी डिमांड में इजाफा हो रहा है। तो दिस इज़ लॉ ऑफ डिमांड कि दूसरी चीज़ें जो हैं जो उनकी कोई इनकम लेवल चेंज नहीं हो रहा, दूसरी चीज़ की प्राइस जो है वो चेंज नहीं हो रही, सिर्फ एक्स की प्राइस चेंज हो रही है और उससे एक्स की डिमांड बढ़ रही है। यानी पहले आप Q3 परचेज करते थे, फिर 2, फिर 1, फिर नॉट। तो इसमें हुआ ये है कि एक्स चीज़ की प्राइस कम होने से बजट लाइन जो है वो आगे रोटेट कर रही है, और बजट लाइन के आगे रोटेट करने से आपको जो है उस चीज़ की जो ख़रीदारी है, उस परचेजिंग है, उसमें इजाफा हो रहा है। और उसमें इजाफे को अगर हम जो हैं लॉ ऑफ डिमांड में अब इन पॉइंट्स को अब नीचे ले आएँ, इन पॉइंट्स को नीचे लाने से आप देखें कि लेट के पहले प्राइस P3 थी, फिर आपने प्राइस कम की तो आपको एक नई जो है इस चीज़ की डिमांड में इजाफा हुआ, फिर और प्राइस कम हुई तो और डिमांड में इजाफा हुआ, फिर और प्राइस कम हुई तो और, इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास डिमांड कर्व आ रही है। अब इसको ऊपर फिर देख सकते हैं कि प्राइस कम होने से ये प्राइस लाइन जो है बजट लाइन जो है ये आगे रोटेट की, तो आपकी डिमांड बढ़ी क्योंकि अब आप एक्स को ज़्यादा ख़रीद सकते हैं। जाहिर है जब एक्स सस्ती हो जाएगी तो कंज्यूमर जो है उसको ज़्यादा परचेज कर सकता है, इसलिए जो है बजट लाइन जो है वो आगे शिफ्ट हो रही है। एक्स के प्राइस जो है वो कम होने से एक्स की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। अब इसी प्राइस इफेक्ट जो है, ये प्राइस इफेक्ट यही है। अब देखिए M3, M2, M1 और M0 को आप मिलाएंगे तो एक कर्व आपको मिलेगा जिसे आप PCC कह सकते हैं। यानी इसको मिलाएं M3, M2, M1, M0, इनको मिलाएंगे तो आपके पास एक कर्व आएगा। उस कर्व को जो है आप कह सकते हैं PCC। PCC मुराद ये है प्राइस कंजप्शन कर्व, कि इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर जो है किसी चीज़ की प्राइस में कमी होती है तो उसकी डिमांड में जो है इजाफा होगा। जैसे कि यहाँ पे हाउसिंग जो एक्स एक्सिस पे है कि अगर हाउस जो है वो सस्ते हो जाते हैं तो उनकी डिमांड में जो है वो इजाफा होगा। और इसको आप उल्टा भी देख सकते हैं कि अगर लेट के M0 से आप M0 वाली बजट लाइन के ऊपर हैं और अगर हाउसिंग की प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं तो बजट लाइन पीछे मूव करेगी। यानी अगर वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो आप उसको कम खरीदेंगे। तो जैसे सस्ती चीज़ को आप ज़्यादा ख़रीदते हैं ऐसे महंगी को कम खरीदते हैं। उसके बाद अगर और प्राइस ज़्यादा होती है तो बजट लाइन और लेफ़्ट की तरफ रोटेट करेगी, आप M2 पे चले जाएंगे। और प्राइस ज़्यादा होती है तो आप और कम खरीदेंगे। यानी प्राइस ज़्यादा होने से कम खरीदते हैं और प्राइस कम होने से ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं डिमांड लाइन में। इन्हीं पॉइंट्स को आप नीचे लाएँ। M3 की जो है ना यहाँ पे जो क्वांटिटी है उस पर प्राइस सबसे ज़्यादा थी, M2 पे प्राइस और कम हुई है, M1 पे और कम हुई है, M0 पे और कम हुई है। और ये देखें प्राइस कम होने से आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं और प्राइस ज़्यादा होने से आप राइट टू लेफ़्ट जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिमांड कर्व। कि डिमांड कर्व में क्या है कि जब प्राइस P3 है तो आप E3 के ऊपर हैं, 2 हुई तो E2, 1 हुई तो E1। यानी आप लेफ़्ट टू राइट आ रहे हैं जब प्राइस कम हो रही है, तो राइट टू लेफ़्ट आप जाते हैं जब प्राइस ज़्यादा होती है। तो ये जो है डिमांड कर्व के बारे में है कि डिमांड कर्व आप ड्रा कर सकते हैं जो है आप डिमांड कर्व ड्रा कर सकते हैं फ्रॉम जो है तो इस में हमने इस लेक्चर में हमने सीखा है आपका जो नेशनल इनकम का टॉपिक था कि नेशनल इनकम क्या होती है,
उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि वो कैसे हैं। आप ये वाले फार्मूले आपको इसके आ सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी सुना जा रहा है कि पेपर आएगा। तो आप इसके फार्मूले जो हैं कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम का फार्मूला क्या है, जीडीपी कैसे बनता है, जीडीपी से आप जीएनपी पे कैसे शिफ्ट होते हैं, जीएनपी से आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट उस पर कैसे आप चले जाते हैं, उसके बाद नेशनल इनकम कैसे हासिल होती है, फिर आपको जो है पर्सनल इनकम कैसे मिलती है, फिर उससे डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में आके कैसे शिफ्ट होते हैं, उसके पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा इनकम जो है वो ये है कि आपका जो नेशनल इनकम है उसमें अगर आप उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ जो आपकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन पे आप डिवाइड कर देते हैं नेशनल इनकम को, तो उससे आपको जो है पर कैपिटा इनकम मिलती है। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो भी आप देखेंगे तो आपको फार्मूले याद करने चाहिए इसके कि चूँकि फार्मूले याद होंगे तो फिर आप अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो उसमें आप जो है मल्टीपल चॉइस में आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसका जो है डायग्राम है टू सेक्टर इकोनॉमी, और उसके बाद जो है आपने पढ़ा है इनकम फैक्ट जो है वो क्या है, प्राइस फैक्ट क्या है। अब प्राइस फैक्ट जो होता है वो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम फैक्ट जो है उसमें वो उसके इक्वल होता है, यानी प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। तो ये दोनों जो हैं आपको करने हैं, और इसको आप जो हैं रिवाइज करें जो है ना ये सारे टॉपिक।